तो हेलो एवरीवन। अरे नहीं, मुंह पे मत जाओ, मुंह थोड़ा काला सांवला लाल पीला कुछ भी दिख सकता है भाई। तुम क्लास देखो, क्लास में क्या है, जेंडर रिलीजन कास्ट, ये पार्ट 1 हो गया है ना जी। अब पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 बाकी है, पार्ट 2 से शुरू करते हैं। अब ये पार्ट 2 मैंने लिखा है, ठीक है। ये जेंडर रिलीजन और कास्ट पॉलिटी, ये कौन सा क्लास है जी? ये तुमको भी पता है कि ये पॉलिटी का क्लास है। और पॉलिटी में भी कौन सा क्लास, तो क्लास 10। कौन सा क्लास का पॉलिटी है? 10 का। चैप्टर नंबर 4 है शायद, चैप्टर नंबर 4 है, 4। ये पहले ही बताया गया था कि चैप्टर नंबर 4 है। 3 4 5 पार्ट्स में ये वीडियो आने वाली हैं, जिसमें से एक पार्ट तो तुम्हारा हो गया है और ये पार्ट नंबर 2 चलेगा, ठीक है। ये याद रखना कि पार्ट 1 इसके पहले होगा, वीडियो जाकर के देख लेना कहीं खोज के, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। उस पे पार्ट 1 लिखा होगा क्या? नहीं, कुछ नहीं लिखा होगा, यहाँ पे सादा होगा, जेंडर रिलीजन और कास्ट होगा, बाकी नया पार्ट आएगा तो भाई। ये क्या हो गया जी? पता नहीं ये क्या हो गया था, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एकदम चकाचक चल रहा है भाई। चलो भाई, इसको जूम कर देता हूँ। पार्ट 2 है। अब तुम बोलोगे कि मास्टर ये जेंडर क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, कास्ट क्या होता है, वो बताने की जगह नहीं है। क्या तुमको नहीं पता कि जेंडर क्या होता है? और कल नहीं बताया गया था क्या कि जेंडर क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, कास्ट क्या होता है? पहले भी बताया गया है कि कास्ट किसको बोलते हैं, कितने प्रकार के कास्ट हो सकते हैं। रिलीजन क्या होता है? रिलीजन मतलब पंथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब मिलकर। नहीं, कुछ नहीं मनाएंगे भाई, भाई भाई तो बिल्कुल भी नहीं मनाएंगे। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं यहाँ से। ये चैप्टर नंबर 4 है, ये पता चल गया। अब इसको जहां से शुरू मतलब अंत किए थे कल पार्ट 1 में, उसको पार्ट 2 को वहीं से शुरू करते हैं। इसको वीडियो को एक बार और रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई थी जिसमें ये सब लिखा गया था, पर उसको वापस से मिटा के बताता हूँ। क्या बताना था मुझे कि जैसे आप लोग तो क्लास 10 में है अभी फिलहाल में, पर अब 10th में है या 9th में है, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, अब उसके हिसाब से वो इंटेलिजेंस के ऊपर निर्भर करता है ना कि आप कौन सी क्लास में और कौन सा वीडियो देख रहे हैं। पर मान लीजिए आप नीट आईआईटी का प्रिपरेशन करते हैं। अब आईआईटी नीट तो पता ही होगा कि आईआईटी क्या होता है, नीट क्या होता है। अब नीट के लिए मान लो मेडिकल करना है तो नीट के लिए कर रहे हो, है ना। मेडिकल करना है तो आईआईटी कर रहे हो, यदि इंजीनियरिंग करना है तो। अब इंजीनियरिंग का क्या फायदा है, नीट मेडिकल का क्या फायदा है, सब अलग अलग चीजें हैं, सब अलग अलग जगह पर डिस्कस किया जाएगा। पर जब क्लास 10 में हो तुम, तो यदि मेडिकल और आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट और आईआईटी का, सबसे पहला दिमाग में आएगा कि मास्टर कोटा जाऊं क्या? पैसा तो है ही है बहुत सारा, कोटा चला जाता हूँ। दूसरा दिमाग में, नहीं नहीं कोटा तो नहीं जाता हूँ, थोड़ा पापा का पैसा बचाता हूँ, पटना चला जाता हूँ, है ना। नहीं, और भी थोड़ा पैसा बचा देता हूँ। एक गांव में गली में है एक मेरा कोचिंग, COACHING कोचिंग, गली में गांव में है, वहां चला जाऊं क्या? कोटा पटना कोचिंग गली में, उससे भी ज्यादा पैसा बचा देता हूँ, ऑनलाइन चला जाता हूँ। ऑनलाइन वो सस्ता वाला ASW ऐसे करके आता है, ऐसे नहीं, यहाँ पे पी रहता है, ASW में चला जाता हूँ, सस्ता वाला। थोड़ा महंगा वाला चला जाता हूँ, बाईजू। नहीं भैया, ये सब बेकार है भैया। जो पढ़ाई इस कोटा वाले कोचिंग में होगा, वही पढ़ाई इस पटना वाले कोचिंग में होगा, वही पढ़ाई अन्य गांव गली के कोचिंग में होगा, ऑनलाइन में बायजू में ASW में, सब जगह NCERT का किताब है, उसी को पढ़ाया जाना है। सबके पढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं। चाहे अब तुम कोई कोर्स, जिसमें ये वीडियो बन रहा है राहुल सर का है, राहुल सर नीचे यहाँ पे दिख रहे हैं, इधर देखो, देख रहे हैं। तो इसमें भी सेम कंटेंट वही पढ़ाया जाए, कोई फर्क नहीं है इसमें पढ़ाने में, इसमें पढ़ाने में, इसमें पढ़ाने में, इसमें पढ़ाने में, या इसमें पढ़ाने में। तो फर्क कहाँ है? फर्क इसमें है मेरी जान कि फी तो सब में लगना ही है, चाहे कम लगे चाहे ज्यादा लगे, फी लगेगा 5,000 से लेकर के 50,000 तक, लाख रुपया तक लगेगा। इन सब का एवरेज है वही बस, जो अपना इंस्टीट्यूशन है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ वही। इसका थोड़ा क्वालिटी बताता हूँ, इधर जूम करके मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। क्या क्वालिटी है? ये है कोई कुछ, इसको थोड़ा छोटा करने का यदि ऑप्शन मिल जाए, कोई कुछ में क्या मिलेगा तुमको,
मतलब आपको ओइकोस में ये मिल जाएगा। हेलो भाई, ओइकोस में ये मिल जाएगा कि फी लगभग नीट का यदि प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक तो कि तुम कहीं से कोई भी ऑनलाइन कोर्स खरीद लो जिससे कि कोर्स पढ़ सको, या ओइकोस में आ जाओ, उसका फी लगेगा। मतलब जो भी कोर्स पढ़ोगे, जैसे एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा तुमको, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, तो बायोलॉजी फिजिक्स यदि केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो उसका फी लगता है। अब पीडब्ल्यू का जाओगे तो लगभग 4,000 5,000 लगेगा। वैसे ही अनअकैडमी का जाओगे तो 4-5 हज़ार लगेगा। कोई कोर्स का ऑनलाइन जाओगे तो भी 4-5 हज़ार लगेगा, 4900। ठीक है। अब तो क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, सब नीट कराएगा। नीट के लिए एनसीईआरटी करना पड़ेगा, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, तो वो कराएगा। फर्क कहाँ है? एक्स्ट्रा में गाइडेंस का। किसका? गाइडेंस का। प्रॉपर गाइडेंस मैं दूंगा, सामने आके दूंगा, तुम्हारे घर आके दूंगा गाइडेंस। पीडब्ल्यू देगा क्या? नहीं देगा। अनअकैडमी देगा? नो। और कोई कोचिंग नहीं देगा। कोई कोर्स गाइडेंस देगा। गाइडेंस देगा, साथ में स्ट्रेटजी भी देगा। स्ट्रेटजी, ठीक है। दो चीज। तीसरा, टेस्ट। टेस्ट देगा। अरे टेस्ट तो ये भी देगा ना सर, ये भी देगा ना सर। अरे बाबू, टेस्ट वो देगा रेगुलर जो सबको मिलेगा। तो मुझे कैसा मिलेगा? तुम्हें जो टेस्ट मिलेगा वो पीछे के टेस्ट को एनालाइज करके मिलेगा। मान लो मैंने पीछे 10 टेस्ट लिए हैं, उसमें से मुझे पता चलेगा कि ये तुम्हारा कुछ कुछ टॉपिक जो है वो करेक्ट हो रहा है। जैसे मान लो कि ये टॉपिक से ये टॉपिक से ये टॉपिक से ये टॉपिक से सवाल पूछा गया, तो तुमने टेस्ट किया तो इसमें ये टॉपिक सही हुआ, ये टॉपिक सही हुआ, पर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हुआ, ये गलत हो गया। फिर टेस्ट लिया, इसमें ये सही हो गया, ये सही हो गया, फिर ये गलत हो गया, फिर ये सही हो गया, फिर ये गलत हो गया। ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट टेस्ट लिया तो इसमें ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ये फिर गलत हो गया, ये फिर सही हो गया, ये फिर गलत हो गया। तो हमें पता चल गया ना कि ये जो टॉपिक है और ये जो टॉपिक है वो थोड़ा समस्यापूर्ण है। इसमें तो एक बार गलती हुआ है, इसमें एक बार गलती हुआ है, मान, पर इसमें तो जितना बार टेस्ट दिए हो उतना बार गलती हो गया। अब यदि इसमें उतना बार ज्यादा बार गलती हो गया है, इसका मतलब क्या है कि ये जो टॉपिक है मेरा कमजोर है। तो ओइकोस क्या करेगा? ओइकोस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हारे टेस्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हारे टेस्ट को एनालाइज करेगा। एनालाइज करेगा, मुझे सजेस्ट करेगा कि ये बच्चा का ये टॉपिक वीक है क्या, अभी इसको ये टेस्ट में डाल देना चाहिए। मैं उसको यस और नो में क्लिक करूंगा कि हाँ डाल दो, या नहीं अभी वेट करो, अभी उसको एक बार और रिवीजन करवाएंगे हम, उसके बाद डाल दो। ठीक है। इस तरीके से हमारा टेस्ट है, उसके जैसा टेस्ट नहीं है। अच्छा, तो टेस्ट का अलग से चार्ज होगा? हाँ बिल्कुल है। जैसे ये 5,000 में कोर्स वगैरह टेस्ट वगैरह सब दे रहे हैं, हम 4900 सिर्फ कोर्स का ले रहे हैं, और स्ट्रेटजी का अलग से पैसा ले रहे हैं 10K। ठीक है। और इसमें हम आएंगे घर पे आकर के स्ट्रेटजी बताएंगे। इससे फायदा क्या है? इन सब कोर्स को करोगे, 3 साल करोगे, 3 साल में तुम्हारा 300 नंबर भी नहीं आएगा मुश्किल से। ठीक है। और टेस्ट वगैरह सब देगा, कोई स्ट्रेटजी वगैरह नहीं। 10,000 बचाओगे, 10,000 मुश्किल से बचा पाओगे, क्योंकि टेस्ट का एक्स्ट्रा दाम तो 500 ही है। मतलब जो मेरा टेस्ट है उसका एक्स्ट्रा दाम 500 ही है, ₹499। ठीक है। और ये 9,999 इसका प्राइस। ठीक है। पर 300 आएगा। और 11th पढ़ ली 1 साल, 12th पढ़ ली 1 साल, 1 साल ड्रॉप पढ़ लिया, उसके बाद कितना? 300। तो इको में पढ़ने का क्या मतलब है? यदि 11 12 पढ़ लिए ना और 1 साल ड्रॉप पढ़ लिए, तो 550 प्लस मार्क्स आना कंपलसरी है नीट में। कंपलसरी। नहीं आएगा तो यदि तुमने मान लो कि ये 4,900 और 9,999 ये जो पे किया है वो 15,000 प्लस इंटरेस्ट रिटर्न होगा। रिटर्न कर दिया जाएगा वही उसके द्वारा। रिटर्न, RETURN, रिटर्न। पीडब्ल्यू करेगा क्या? नहीं। अनअकैडमी करेगा क्या? नहीं। LN, नो, कोई रिटर्न वर्टर्न नहीं करने वाला है, सिर्फ वही कुछ करेगा। ठीक है। टोटल फी 100% रिटर्न। टेस्ट का रिटर्न होगा क्या? नहीं, टेस्ट तो रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि क्या है ना कि वो कंजम्पशन बेस्ड है, तो वो एक बार कंज्यूम कर लिए तो फिर खत्म हो जाएगा। पर बाकी सब फी रिटर्न हो जाएगा। समझ गए? अब ये मत समझना कि 400 रुपये में मैं किंग बनने वाला हूँ, राजा बनने वाला हूँ। वो ऐसा है ना कि मैं ऑफलाइन में एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे कंजम्पशन बेस्ड है। आधा घंटा लेगा। अब इसमें आधा घंटा फीस देना ठीक बात नहीं है। मैं ये टॉपिक पढ़ा लेता हूँ आज। तो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि नीट के लिए ओइकोस को ज्वाइन करना है। नीट के लिए किसको ज्वाइन करना है? नीट मतलब डायरेक्ट
ओइकोस। आईआईटी मतलब डायरेक्ट ओइकोस। अरे कम से कम एक अटेम्प्ट लो बढ़िया भाई। क्या एलन फैलन कोटा पटना कर रहे हो? एक अटेम्प्ट लो सही, जिससे लगे कि हाँ हमने कुछ किया है पिछले कुछ सालों में, 2 सालों में, है ना। और तुम सोचो ना कि 5 साल टाइम पास करके सबको दिखा के, घर वाले को दिखा के, खुद को, और मैं तो नीट आईआईटी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और पता पता चले फोन पे उधर गर्लफ्रेंड से लगे हुए हो, 5 लड़कियों को हाय हेलो मैसेज कर रहे हो, लड़कों को, मतलब जो भी लड़का हो तो लड़की को, लड़का लड़की हो तो लड़का को मैसेज कर रहे हो, कोई तो पट जाए। तो ये क्या पढ़ रहे हो तुम? खुद को धोखा दे रहे हो कि पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो, ये तुम ही जानो। ठीक है, तो ये चीजें ना हो, और काम हो जाए 500 550 नीट में, या 200 नंबर आ जाए मेन में, तो एक बार रहता है ना। अब 50 नंबर ला रहे हो, 3 साल पढ़े तुम, 3 साल बनारस, बनारस, और 3 साल पढ़ने के बाद तुम्हारे आ रहे हैं जेई में 47 नंबर, 73 नंबर। ये क्या है? ये 3 साल में तुम क्या उखाड़े हो? और फिर अब इसके बाद अटेम्प्ट देगा क्या तुमको? आईआईटी देगा ही नहीं। आईआईटी अटेम्प्ट देगा क्या तुमको? तुमको लगता है कि अटेम्प्ट देगा? नहीं देगा। 4 साल पढ़े एलन, 4 साल में तुम्हारे आ रहे हैं 271 नंबर, 321 नंबर। कैसे कैसे स्टूडेंट हो, क्या किए हो 4 साल? ये तुम्हारा गलती नहीं है, मतलब ये इंस्टीट्यूशन का गलती है, पर फिर भी तुम तो गए गए तो तुम ही थे, तुम्हें पता होना चाहिए था। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं कोर्स को। आज का जो रह गया था इसको मैं इरेज कर देता हूँ, नहीं तो ये दिमाग को लोड नहीं पड़ना चाहिए। मैं जो बोल रहा था शायद समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया हो तो वापस एक बार वीडियो को रीप्ले करके देख लिया जाए। अब जीवन का साल बर्बाद करने से अच्छा है कि एक दिन पूरा बर्बाद कर दो, 10 बार देख लो, 20 बार देख लो इस टॉपिक को, कि हमको क्या करना है वास्तविक जीवन में। मतलब कोटा जाना भी है, पटना जाना भी है, बॉम्बे जाना है, कि मार्स पे जाके पढ़ना है, 3 लाख करोड़ किलोमीटर जाना है। वैसे मैं तुम्हें फुसला रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे को पता है कहाँ भेजूंगा? मिल्की वे से बाहर पढ़ने, डायरेक्ट दूसरे मिल्की वे में। ठीक है, हाँ मतलब पैसे का कमाल है भाई, मैं पैसा कमाने वाला हूँ। तीन मतलब 20,000 करोड़ कमाऊंगा अपने लाइफ में, तो उस सारे पैसे का करूंगा क्या? मिल्की वे से बाहर भेजूंगा मैं अपने लौंडे को पढ़ने, यार जा पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हम यहाँ तक देख चुके थे, पेट्रियार्की को हमने समझ रखा था, लिटरेसी रेट को हमने देख रखा था, कितना लिटरेसी रेट है। तो कह रहा है कि लिटरेसी रेट अमंग द वुमेन इज 54%, 54% लिटरेसी रेट था। महिलाओं में कितना परसेंट था? 54%। पुरुषों में कितना परसेंट था? 76%। तो दोनों ध्यान रखना कि 76 होता है, 76, 76 वुमेन मेन में, और कितना लिटरेसी रेट है? 54 किसमें? वुमेन में। ठीक है, अब नेक्स्ट, सिमिलरली अ स्मॉलर proportion of girl student goes for the higher studies। अब तुम बात करोगे ना कि प्रिपरेशन का, तो बहुत कम जनसंख्या में ऐसे लोग होते हैं जो मतलब हायर स्टडी के लिए जाते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी। ये महिलाओं की बात कर रहा है कि जो लड़कियां होती है ना, जैसे नीट आईआईटी का प्रिपरेशन में लड़कियां कम जाती है। जैसे नीट के प्रिपरेशन की बात कर लो, तो इस बार 23 लाख फॉर्म आया है। कितना? 23 लाख, 23 लाख फॉर्म आया है, जिसमें से 13 लाख, 13 लाख गर्ल्स हैं और 10 लाख बॉयज हैं। मतलब लड़कियों का प्रोपोर्शन थोड़ा कम रहता है कहीं कहीं। ठीक है, इसमें नहीं है, है ना। इसमें तो लड़कियों का प्रोपोर्शन ज्यादा हो गया, गलती उदाहरण ले ली। ठीक है, उदाहरण सही भी लेना होता है कभी। तो मतलब एनसीईआरटी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी तो सही लिखा है कि लड़कियां हायर स्टडी के लिए नहीं जाती। लड़कियां यहाँ पे नीट तक जाती हैं कभी कभी, एनसीईआरटी कभी कभी सही लिखता है। ये जैसे 13 लाख गर्ल्स है, तो ये 4-5 अटेम्प्ट लिए, इतने में तो मतलब क्या बोलते हैं, हो ही जाता है ना। ग्रेजुएशन 3-4 साल में तो हो ही जाता है ना? वैसे फुर्सत कहाँ है बुआ से। When we look at the school result, girl perform as well as boys। यदि मतलब स्कूल की बात करोगे तो तुम देखोगे जितनी लड़कियां स्कोर करती है उतने लड़के भी स्कोर करते हैं। पढ़ने में मतलब दोनों बराबर, लड़के भी लड़कियां भी, है ना।
if not better in some places, but they drop out because parents prefer spend their resources to their boys education rather than spending equally on their son and daughter. कह रहे हैं कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि मतलब 6 रुपया है ना, तो 6 रुपया में 3-3 रुपया दोनों पे खर्च नहीं करते हैं। मतलब दोनों को पढ़ाना चाहिए था कहाँ तक, दोनों को पढ़ाना चाहिए था मैट्रिक तक, क्योंकि 3 रुपया में 10 मैट्रिक तक हो सकता है दोनों का। पर वो क्या करेंगे कि 1 रुपया गर्ल पे खर्च करेंगे और 5 रुपये बॉय पर खर्च करेंगे, और बॉय को पढ़ा देंगे ग्रेजुएशन तक और गर्ल्स को पढ़ा देंगे 6 क्लास तक। ये गलत बात है, दोनों को मैट्रिक तक पढ़ा। हाँ, मतलब जितना रिसोर्स है उतने में दोनों को पढ़ाओ, चाहे जितना पढ़ाओ पर दोनों को बराबर पढ़ाओ, ठीक है। ऐसा मतलब एनसीईआरटी का है। नेक्स्ट, no wonder the proportion of the women among the highly paid and valued job is still very small. कह रहा है कि no wonder the proportion of women among the highly paid and valued job is still very small. ज़्यादा पेमेंट वाला जॉब किसको ऑफर किया जाता है? पुरुषों को। क्यों ऑफर किया जाता है वो तो पुरुष ही जाने, मुझे क्या पता, मैं थोड़ी मतलब सबका ठिका लेके रखा हूँ। और कम पेमेंट वाला जॉब किसको ऑफर किया जाता है? महिलाओं को। और क्यों किया जाता है? महिला से जाना, मैंने सबका ठिका नहीं लिया। नेक्स्ट, ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमन वर्क 1 hour मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। मतलब यदि एक पुरुष 11.5 घंटा काम करता है तो एक वुमन 12.5 घंटा काम करती है। वो काम किसी भी प्रकार का हो सकता है ना। जैसे भोजन बनाना, तो भोजन बनाना तो 6 दूनी 12 घंटा है ना। 12 घंटा डायरेक्ट हो गया, 2 टाइम बना दिए तो 18 घंटा हो गया। पर पुरुष 11 घंटा ही काम करेगा, 10 घंटा जो उसमें कर लेगा, क्या बोलते हैं फैक्ट्री में, खत्म। 10 घंटा काम करेगा। महिलाएं कितनी? 12 घंटा। वो अलग बात है कि कोई कोई पुरुष दोनों टाइम खाना बना के खुद से बना के खा के और फिर उसके बाद फैक्ट्री में काम करते हैं, पर वो एक्सेप्शन। Yet much of her work is not paid and therefore often not valued. महिलाओं का काम, ज्यादातर काम, एक तो कि पेड नहीं होता है, पैसा नहीं दिया जाता है, और यदि पैसा नहीं दिया जाएगा तो काम का या उनके जो किया हुआ काम है उसको वैल्यू नहीं किया। जैसे माता जी घर में खाना बनाती है, उनका काम का कितना वैल्यू? कुछ नहीं। वो अलग बात है कि मैं बहुत ज्यादा वैल्यू देता हूँ, पर बाकी सब घरों में नहीं मिलता होगा। मतलब किताब ऐसा वो मिलता है, भारत में ऐसा होता नहीं है, नहीं तो रुतबा चलता है भाई महिलाओं का भारत में। वो अलग बात है कि अब ये किताब कहाँ से लिखा है मुझे नहीं पता। द इक्वल रिमरेशन एक्ट ऑफ 1976, अब एक एक्ट है, एक्ट 1976 का एक्ट है, ठीक है। इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। मतलब मान लो कि 4 ईंटा ढोने वाला काम औरत करे या 4 ईंटा ढोने वाला काम पुरुष करे, दोनों को बराबर पेमेंट मिलना चाहिए, चाहे एक वुमेन बाउंसर हो या मेल बाउंसर हो, दोनों को पेमेंट बराबर मिलना चाहिए, ठीक है। सीमेंट का बोरा ढो रहा हो, महिला ढो रही हो 1 घंटा, मतलब 100 को बोरा, या पुरुष ढो रहे हो 100 को बोरा, दोनों का काम पेमेंट बराबर। वो अलग बात है कि 100 को बोरा ढोने में इसको 1 दिन लगेगा तो महिला को 2 दिन लग जाएगा, ठीक है। पेमेंट बराबर मिलना चाहिए, दिन भर काम करे तो, मतलब ऐसा है इसका कहना है कि इक्वल रेम्यूनरेशन है। 100 बोरा वुमेन ढोए, 100 बोरा मैन ढोए, पेमेंट दोनों को 100 रुपया मिलना चाहिए बराबर, ठीक है, इस तरीके से। However, in almost all areas of work, from the sports and the cinema, all factories and field, women are paid less than men, even when both do exactly the same work. क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट तो जितना बैट चलाना है ना क्रिकेट में, तो जितने मेन चला सकते हैं उतना वुमेन चलाएंगे, अब वो अपने अपने फील्ड में चलाएंगे। पर वुमेन का पेमेंट लेस है, मेन का पेमेंट ज्यादा है, व्हाई आई डोंट नो, ठीक है। In many parts of the India, parents prefer to have son and find way to। अब ये भी पता नहीं, ये दुविधा है, गजब है। जबकि मैं तो सिर्फ वुमेन का क्रिकेट देखता हूँ, मेन का तो पता नहीं कौन देखता होगा। हाँ, मैं तो देखता ही नहीं। मैंने एक नाम सुन रखा, विराट कोहली, पता नहीं कौन सा है विराट कोहली, और एक और नाम धोनी और सचिन तेंदुलकर, ये सब पता नहीं नए पुराने नाम है। मिताली राज देख लो, क्या क्या भाई साहब गेम। हाँ। In many parts of India, parents prefer to have a son, find a way to have a girl child aborted before she is born।
भारत के बहुत सारे भागों में ऐसा होता है कि पेरेंट्स सिर्फ सन चाहिए, पेरेंट्स को बच्चा चाहिए तो वो सिर्फ बेटा के रूप में चाहिए, गर्ल्स होंगी तो उसको अबॉर्ट किया जाएगा जन्म से पहले। Such sex selective abortion led to a decline in the child sex ratio, number of girl child per thousand boy। एक हजार एक हजार लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। ये निर्भर क्या करता है कि नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड पर थाउजेंड बॉय, ये है चाइल्ड सेक्स रेशियो। इसको याद रखना, ये याद रखना चाहिए, रिमेंबर चाइल्ड सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ बॉयज पर नंबर ऑफ गर्ल्स पर थाउजेंड बॉय, ठीक है। कितना गर्ल है तो एक्स वाई जो भी है, और ये थाउजेंड लड़कों पे निकाला है, ठीक है। अब इन द कंट्री टू मेरली 919, पूरा भारत का एवरेज निकालोगे तो 919, 919 बॉयज हैं, मतलब 1919 गर्ल, 919 गर्ल हैं 1000 लड़कों पे, मतलब इतने लड़कों का शादी होना है, इतने लड़कों, बाकी इससे घटा दो 80-81 लड़कों का शादी नहीं होना, क्योंकि रेशियो ही नहीं है, ठीक है। तो एक एज है, मतलब एक तरीके का एज है। अब ये जेंडर क्या बोलते हैं, जेंडर रेशियो यहाँ पे दिखाया हुआ कहाँ पे 951 से एबव है। छत्तीसगढ़ देख लो, इसमें बढ़िया रेशियो है। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में जहाँ 926 से 950 के आसपास है वो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। और 901 से 925 जहाँ पे रहेगा वो उत्तर प्रदेश रहेगा और मध्य प्रदेश रहेगा। और 875 से कम जहाँ रहेगा वो है पंजाब, हरियाणा। तुमको पता है पंजाब हरियाणा कितना खराब स्थिति है। जम्मू कश्मीर मतलब डोमिनेटेड एरिया है फॉर सम है ना कल्चर या सम रिलीजन, तो यहाँ पे तो कम होने, ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ पे पढ़ रहे थे हम लोग? एज द मैप शोज, as the map shows, this ratio has fallen below 850 or even 800 in some states. There are reports from the various kinds of harassments, exploitations, and violence against women. Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. सबको बोला करो हरि नाम, HARI, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, ठीक है। अर्बन एरियाज हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन। जो अर्बन एरिया है वैसा माना जाता है कि ये अनसेफ है, महिलाओं के लिए अनसेफ है। कारण क्या है? अर्बन एरिया का जो मेल है वो उतने डोमिनेंट नहीं रहता है, जो पुरुषों का डोमिनेशन है वो लगभग जीरो हो गया, और जो बचे हुए उत्पात हैं। तो अर्बन एरिया है बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन। गाँव में कोई ऐसा देख के दिखा दे लड़की, 5-6 टुकड़े में अलग अलग सेपरेट कर दिया जाएगा। थाना पुलिस क्या होता है, कौन आता है? कुछ नहीं आता है। दे आर नॉट सेफ इवन विद इन देयर ऑन होम फ्रॉम बीटिंग, हेरेसमेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ये शहर में चलते रहता है, बीटिंग, हेरेसमेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस मतलब पीट देना, गाली गलौज कर देना महिलाओं को, हैरेस करना कि दहेज नहीं लाए, देखो सामने वाले घर में कार है मेरे घर में नहीं। गांव में साइकिल मांगता है भाई, पर साइकिल कितना महंगा आता है, 3000 का आता है भाई। इसके लिए वायलेंस करना तो नहीं बनता है। पति खाएगा सो जाएगा, कहाँ वायलेंस। और उतना इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब उतना इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है भी नहीं गाँव में, तो उतना डिमांड भी नहीं है। एक बार कैमरा देखना पड़ेगा कि कैमरा चल रहा है कि नहीं। चल तो रहा है एकदम टकाटक। ऐसे इतना पे रहता हूँ तो ठीक रहता है, ऐसे सामने ऐसे रहता है आपके सामने, अब उतना दूर है तो ऐसे दिखता नहीं है अच्छे से। चलो ठीक है। वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में चेक करते हैं। अभी 24 मिनट हुआ है, 5-10 मिनट और रिकॉर्ड करें, उसके बाद आधा घंटा हो जाएगा, तो आधा घंटे के बाद तो थोड़ी करें। दिस इज वेल नॉन येट
This is well known. Yet issue related to women's well-being or otherwise are not given adequate attention. जो कुछ कुछ इशू हैं जो महिलाओं से संबंधित हैं उसको अटेंशन नहीं मिलता है. And this has led many feminist and women movement to the conclusion that unless women control power, their problems will not get adequate attention. अब कह रहे हैं ना कि भाई कितना भी कांड हो गया है अभी तक, हुआ है बहुत सारा कांड, महिलाओं का हैरेसमेंट हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ, गाली गलौज हुआ, दहेज प्रथा और ये सब करके. हालांकि देना तो ये सब पुरुष को ही है, एक पुरुष दूसरे पुरुष को देगा, और महिलाएं बीच में फंस जाती हैं, टॉर्चर हो जाता है. ठीक है, तो इसके लिए कोई एडिक्वेट अटेंशन अभी तक दिया नहीं गया है. न सरकार ने कोई अपना ये बनाया कि ये स्कीम है महिलाओं के लिए. अब जा करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, आया है स्कीम. अब पता नहीं उसके अनुसार बेटी पढ़ रही है कितनी. This has led many feminist and women movement to the conclusion that unless women control power, अब जब तक कि महिलाएं पावर कंट्रोल में नहीं ले लेती हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए नहीं बन जाती है विधायक, तब तक महिला जो आंदोलनकारी हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स वाले हैं, फेमिनिस्ट हैं, कि महिलाओं को ही सब चीज मिल जाना चाहिए, उनको अधिकार जो है वो नहीं मिलेगा जब तक एमपी एमएलए बन नहीं जाती हैं, राजनीति में बिजनेस में नहीं आ जाती. उनको कोई सुनेगा नहीं, उनको कोई रिप्रेजेंट नहीं करेगा, अटेंशन नहीं मिलेगा उनके कामों को. वन वे टू इंश्योर दिस इज टू हैव मोर वुमेन्स एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. और एक तरीका ये है कि महिलाओं को ज़्यादा चुन के विधानसभा में, संसद में लाया जाए, ताकि यदि पॉलिटिकल पावर या मसल पावर उनको मिलता है, मतलब मसल पावर मीन्स की पावर टू सप्रेस समवन, तो वो जाकर के उनको रिप्रेजेंट कर पाएंगे ठीक से महिलाओं की बातों को. ठीक है, देखते हैं और कितना है. ठीक है, नेक्स्ट और आगे देखते हैं. तो इन इंडिया, भारत की बात करते हैं. द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो. मतलब लॉ लेजिस्लेचर में जैसे एमपी एमएलए के तौर पे लॉ मेकिंग प्रोसेस में महिलाओं का भागीदारी बहुत कम रहा है. द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर इन लोकसभा हैज टच 14.36%. कितना है? 14.36% है महिलाओं का लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन. कितने इलेक्टेड वुमेन है लोकसभा में? 14%. मतलब 100 में से 14 महिलाएं हैं, मात्र 14, 14.5. ठीक है, और ये किसकी बात कर रहा है? लोकसभा 2019 की. देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली इज लेस देन 5%. और स्टेट असेंबली की बात करें, विधानसभा में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पे, एमएलए के तौर पे, तो कितना? 5% से भी कम है भाई, है ना. अब तुम अपने जिले में उठा के देखना कि यदि 4-5 एमएलए का सीट है तो उसमें से मुश्किल से एक महिला होगी या नहीं भी होगी. ठीक है, इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया इज अमॉन्ग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशन इन द वर्ल्ड. किस मामले में? इसी मामले में कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है कि नहीं एमपी एमएलए के तौर पे. तो यहाँ पे एक ग्राफ बना के दिखाया गया है कि महिलाओं को कितना रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है. ग्राफ क्या कहता है? कहता है कि इंडिया में 11, ये 14% है ना, एवरेज 11% है. ठीक है, मतलब विधानसभा और ये सब मिला करके 11% महिलाएं जो हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है. और ये पुराना डेटा है. ठीक है, 2019 में चुनाव हुआ ना जी, 2019 में चुनाव हुआ तो 11% ही महिलाएं थोड़ी रिप्रेजेंटेड है. ये पहले 12% था, मतलब 16 लोकसभा में. अब ये बढ़ के 14.5% हो गया है. मतलब कौन सी लोकसभा में? 2019 में, 17वीं लोकसभा में. और फिर 2024 में ये और बढ़ गया है थोड़ा सा. ठीक है, पर कितना मिलना चाहिए? तो मिलना चाहिए 33% रिजर्व होना चाहिए कन्फर्म. और ये हो भी गया है. तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंश्योर किया है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है, तो उसके लिए एक अलग लॉ बनाया गया है. Developing country of Africa and Latin America, in the government cabinet are largely male even when a woman become the chief minister or the prime minister. जैसे इंदिरा गांधी मैडम प्राइम मिनिस्टर बन गई है ना, पर क्या उनके कैबिनेट में महिलाएं थी? 50% महिलाएं थी? नहीं थी, सिर्फ मेल ही मेल है, मेल डोमिनेंट है.
only way to solve this problem is to make it legally binding to have a fair proportion of women in the elected body. अब सिंपल है, इसको कैसे इंश्योर करोगे? तो लॉ बनाओ, लॉ बना के बोल दो कि कम से कम इतना महिला होना चाहिए, ठीक है? नहीं होगा तो लीगली उसको पर कैसे करेंगे मुझे ये नहीं पता है, क्योंकि देखो मान लो कि यदि 100 मेंबर हैं, है ना, एक इलेक्शन में फाइट कर रहे हैं 100, पार्टी ने 33 महिलाओं को लड़ा दिया और बाकी पुरुषों को लड़ा दिया, पर इसका क्या गारंटी है कि जो 33 पुरुषों को महिलाओं को लड़ा है वो 33 महिलाएं जीती जाए, इसमें से 12 महिलाएं जीते, संभव है? 12 महिलाएं ऑपोजिशन की जीत जाए और 12 महिलाएं निर्दलीय की जीत जाए, 11 जीत जाए, तब क्या करोगे, कैसे लागू? हाँ वो अलग बात है कि पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, पार्लियामेंट में तो महिलाएं 33 चली जाएंगी, ठीक है, क्योंकि एक सीट से सिर्फ महिलाएं ही लड़ेंगी, तो महिला तो कोई जाएगा चुप के, पर पावर में जाएंगी कि नहीं जाएंगी, विपक्ष में जाएंगी, ये सोचने वाली बात। क्योंकि अब मान लो कि तुमने रिजर्व किया था पंचायत का जो सीट था, पंचायत का सीट जब रिजर्व किए तो पंचायत के सीट में रिजर्व किए तो एक महिला तो जा रही है डायरेक्ट पावर, और वहां तो पार्लियामेंट में तो विपक्ष वाला सिस्टम भी तो है, विपक्ष भी तो है, तो इसमें कैसे मैनेज करोगे? लेट अस सी, and this is what the Panchayati Raj had done in India. 1/3 of the seat in the local government bodies in panchayats and municipalities are now reserved for women. कितना? 33%, 1/3 ऑफ द सीट, 33.33% सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। कहाँ कहाँ रिजर्व है? एक तो पंचायत में रिजर्व है, दूसरा म्यूनसिपालिटी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में रिजर्व है। And now there are more than 10 lakh elected women representative in the rural and urban local bodies. कितने हैं? 10 लाख महिलाएं आज पावर में हैं, मतलब लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो पंचायत में म्यूनसिपालिटीज में, ठीक है, टोटल 33 लाख है तो उसमें से 10 लाख महिलाएं हैं। नेक्स्ट, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्टिविस्ट हैव बीन डिमांडिंग सिमिलर रिजर्वेशन, मतलब 1/3 सीट किसमें? लोकसभा और विधानसभा में, किसमें? एमएलए और एमपी के तौर पे, एमपी मतलब लोकसभा, लोकसभा मतलब पार्लियामेंट, और एमएलए मतलब विधानसभा में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में, स्टेट के असेंबली में, और सेंटर के असेंबली में सांसद, ये हो गए सांसद और ये हो गए विधायक, एमएलए। A bill with this proposal has been pending before the parliament more than a decade, पर ये बिल अभी तक पेंडिंग था, अब जाकर के पास हो गया है, कंसेंसस बन गए, सारे पॉलिटिकल पार्टी ने इस बिल को पास कर दिया है। यहाँ पे लिखा है कि दिस बिल हैज नॉट बीन पास्ड, ये गलत लिखा है, ठीक है, बिल अब पास हो गया है, ये गलत लिखा हुआ है, बिल अब पास हो गया है। जेंडर डिवीजन इज एन एग्जाम्पल, अब जेंडर डिवीजन की बात कर रहे हैं, सम ऑफ द सोशल डिवीजन, ये कैसा? ऐसा डिवीजन है जेंडर डिवीजन, समाज का विभाजन है जेंडर डिवीजन, और ये कह रहा है कि पॉलिटी में, मतलब राजनीति में, मतलब पॉलिटिक्स में, मतलब चुनाव में, राजनीति में इसको एक्सप्रेस करना, दिखाना आवश्यक है। एंड दिस इज ऑल्सो द डिसएडवांटेज ग्रुप ऑल्सो बेनिफिट व्हेन द सोशल डिवीजन बिकम पॉलिटिकल इशू, और फिर ये एक तरीके का बेनिफिट भी है, जब मान लो डिवीजन हुआ है ना तो वो समाज में जाएगा तो दिखेगा, तो फिर पॉलिटिकल इशू बनेगा तो लोगों को समझ में आएगा। डू यू थिंक दैट वुमेन कुड हैव मेड अगेन वी नोटेड अबव इन अनइक्वल ट्रीटमेंट वाज नॉट रेज्ड इन पॉलिटिकल, क्या तुमको, मतलब सवाल ये पूछता है कि क्या आपको लगता है, ये सवाल रियल सवाल भी है, ऐसे एग्जाम में भी सवाल आया था कि क्या आपको लगता है कि वुमेन यदि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता तो अपना बात को या इक्वल रिप्रेजेंटेशन को उठा पाती? तो हाँ, एक तरीके से हाँ भी, एक तरीके से ना भी। हाँ इस तरीके से कि हमने इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में दिया था, याद है ना ऊपर, कि सब महिलाओं को, पुरुषों को बराबर काम पर बराबर पेमेंट मिलने का अधिकार दिया था, तो क्या ये नहीं दिया गया? दिया गया। तो क्या इसके लिए महिलाओं को पॉलिटिकल पार्टी में रिप्रेजेंटेशन दिया गया था? नहीं दिया गया, पर फिर भी मिला। इसका मतलब ये है कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। अब महिलाओं को क्या बोलते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट मिल सकता है, पर क्या
ये महिलाओं को हमने पॉलिटिकल पार्टी में, पॉलिटिकल इशू में या पॉलिटिक्स में इंक्लूड किया, तो उससे उनको बेनिफिट हुआ। तो हाँ, उससे एक और एज मिलेगा कि ये डायरेक्ट, जैसे पहले की बातें थी इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट तो क्यों आया, पुरुषों को सब बताया गया कि बाबू ऐसे करो। यदि महिलाएं वहां होती तो खुद से कर लेती, खुद से लॉ इनिशिएट करती कि हाँ लॉ पास करो, और जल्दी पास होता। इतने सालों से 10 साल से पेंडिंग था वो, अब जल्दी पास हो जाता कि हाँ ठीक है, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए जॉब में, पॉलिटिक्स में, चाहे पंचायती राज इनसे चुनाव हो, चाहे म्यूनसिपालिटी का, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, हर जगह है कि नहीं। तो ये एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, और ये पार्ट 2 है, जेंडर, रिलीजन, कास्ट का ये टॉपिक। जेंडर, आज जेंडर पूरी तरीके से खत्म हो गया, अब शुरू होगा रिलीजन। और रिलीजन चलेगा इतना ही, एक क्लास या 2 क्लास, आधा आधा घंटा का, एक 2 क्लास, 1 घंटे का 1 क्लास, खत्म हो जाएगा ये भी। और फिर कास्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही। जपनाम, हरि नाम, हरि नाम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, और हरि का नाम बजते रहिए। हरे कृष्ण हरे राम बोलते रह रहना है, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, ठीक है। और पढ़ते रहना है, टाइम पे काम करना है अपना, और जितना हो सके उतना पढ़ाई पे ध्यान देना है। किसी भी अन्य फालतू चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। अपना काम है पढ़ाई लिखाई करते रहना, और हम वो अपना काम बखूबी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और डाउट लगे तो डाउट कहाँ पूछना है, डाउट लगे तो डाउट यहाँ पूछना है। मैं लिख देता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा। दो नंबर देता हूँ मैं, दो नंबर में से किसी भी पूछ देना। 9 7 7 1 2 3 4 5 7 7। एक और नंबर दे देता हूँ, 8 9 2 0 2 7 9 3 5 7। किसी भी संबंधित, मान लो एक उसको ज्वाइन करना है, कॉल करो। एक बार में नहीं उठाया, 10 बार कर दो, लगातार 20 बार कर दो, है ना। क्योंकि वो कॉल उठाने के लिए बड़ी, मतलब, है ना, मेहनत तो करना पड़ेगा ना। तो डायरेक्ट कॉल करो। ये मेरा नंबर नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन का नंबर है, वही कुछ का। मेरा नंबर है 8507831046, ये मेरा नंबर है। व्हाट्सअप करना, कॉल अलाउड नहीं है, व्हाट्सअप करना। जिसके पास व्हाट्सअप का फ़ोन नहीं है, नहीं करना कुछ, ठीक है। कॉल अलाउड नहीं है, ठीक है। जिसके पास व्हाट्सअप वाला फ़ोन नहीं है, सिंपल फ़ोन है, तो ये वीडियो देख नहीं रहोगे, है ना। तो व्हाट्सअप करो, ठीक है। व्हाट्सअप ही करना, कॉल नहीं करना, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पॉज किया जाता है, और सबको शुभकामनाएं। जो भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, बढ़िया से टॉपर बनो भाई, ठीक है। स्टॉप करता हूँ इस वीडियो को।